नमस्कार दोस्तों, मिशन राज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है बीएसटीसी की डेट 31 अगस्त आ चुकी है। उसमें हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेट की 26 सितंबर आपके एग्जाम की डेट आई हुई है। रेट की एसआई की, पीटीटी की, बीए बीएड की, बीएससी बीएड की, सब में हिंदी आने वाली है। और हिंदी की आपको परफेक्ट 30 में 30 क्वेश्चन आपको परफेक्ट सही तैयारी कराने के लिए मुकेश सर आपके बीच है, जो क्लास में है उनका टेस्ट हुआ, टेस्ट का रिवीजन और टेस्ट के जो ऑप्शंस है वो सारे आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करवाएंगे। तो आइए आज के जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस को किस तरह से हल करके सर बताएंगे। सर बताइए। नमस्कार। हाँ, जैसा कि ये टेस्ट हुआ था कल, उसका आज सॉल्यूशन करवा रहे हैं हम। ये संधि और वर्णमाला से संबंधित है। तो अभी संधि का इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं है, आगे और भी क्वेश्चन है। इसमें अभी 6 ही क्वेश्चन आए हैं, आगे बाकी अभी 24 क्वेश्चन आगे और करेंगे। पहले यहाँ पर हम इन 6 को हल करते हैं। ये 6 किससे संबंधित है? वर्णों से संबंधित है, वर्णमाला से। पहला प्रश्न है यहाँ पर, तालव्य व्यंजन है। कहने का मतलब जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी और डी, इनमें से तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण या च, छ, ज, झ, त, थ, द, ध या फिर प, फ, ब, भ। तालव्य व्यंजन जैसा कि आपने पढ़ा होगा, इचु यशानाम तालुहु कि ई वर्ण च वर्ग। तो च वर्ग कहाँ पर है? च, छ, ज, झ। तो हमारा आंसर हो गया बी। प्रश्न ए का आंसर क्या हुआ? बी, च, छ, ज, झ। यह है तालव्य वर्ण। आगे दूसरा क्वेश्चन है, मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी है? मूर्धन्य ध्वनियाँ कौन कौन सी है? प, फ, ब, भ, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ या फिर त, थ, द, ध। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मूर्धन्य पूछा है। क्या पूछा है? मूर्धन्य ध्वनियाँ। और मूर्धन्य ध्वनियाँ होती है री वर्ण, ट वर्ग, र और स। तो ट वर्ग कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर ट, ठ। तो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी मूर्धन्य ध्वनियाँ? री वर्ण। और री क्या होता है? स्वर। और व्यंजन वर्णों में ट वर्ग। तो ट, ठ, ड, ढ ये किससे उच्चारित होता है? मूर्धा से। और मूर्धा कहाँ पर होता है? ये उच्चारण स्थान जो जीभ के ऊपर वाला हिस्सा है। कहने का मतलब जीभ की छत जो है उसे हम क्या कह सकते हैं? मूर्धन्य मूर्धा कह सकते हैं। और वहाँ से कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? ट वर्ग, ट, ठ, ड और ढ। ठीक है, तो दूसरे आंसर का क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे सामने सी। आगे वाला क्वेश्चन है तीसरा, देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है। किसकी पूछ रहे हैं यहाँ पर? स्वर वर्णों की संख्या। कौन से वर्णों की संख्या पूछी जा रही है यहाँ पर? प्रश्न नंबर 3 में स्वर वर्णों की। और कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए 10, बी 11, सी 12 और डी 13। यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? देखो यहाँ पर देवनागरी लिपि में लिखे गए हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या है यहाँ पर 11। देवनागरी लिपि केवल हिंदी भाषा की नहीं है, और भी भाषाएं जैसे संस्कृत है, सिंधी है, गुजराती है, इनकी लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। तो यहाँ पे संख्या में आंसर आ गया 11 और ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 3 में बी। ये 11 कैसे? जैसे यहाँ पर 11 है ना स्वर वर्णों की संख्या, देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। ये 11 का विभाजन किया था हमने 2 भागों में। कितने भागों में? 2। कि हिंदी भाषा में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वरों की संख्या यहाँ पर 4। और 4 स्वर कौन कौन है? वो ए, ई, उ और री। हिंदी भाषा में जो देवनागरी लिपि है उसमें मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। और वो 4 कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर कुल स्वर कितने बताए हमने? 11। और मूल स्वर कितने हैं? 4। 11 में से 4 गए तो बचे कितने? 7। ये दीर्घ स्वर कह सकते हैं या संयुक्त स्वर कह सकते हैं। बाकी के स्वर कौन से बचे? दीर्घ अथवा संयुक्त स्वर।
दीर्घ स्वर अथवा संयुक्त स्वर, इनकी संख्या कितनी है? 7। वो कौन कौन है? ए का दीर्घ हो गया आ, ई का दीर्घ हो गई ई, उ का दीर्घ हो गया उ, और री का दीर्घ हिंदी में नहीं होता। देवनागरी लिपि में री का दीर्घ होता है संस्कृत भाषा में, लेकिन हिंदी भाषा में री का दीर्घ नहीं होता। इसके बाद में ए, आई, ओ और औ, तो इनको जोड़ेंगे आ, ई, उ 3, ए, आई, ओ, औ, कितने हो गए? 7। इस तरीके से यहाँ पर देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11। आंसर आएगा कितना? 11, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, स्वर किसे कहा जाता है? स्वतंत्र वर्णों को स्वर कहा जाता है। ऐसे वर्ण जो स्वयं सुशोभित होते हैं, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, अन्य किसी दूसरे वर्णों की सहायता लेने की जरूरत नहीं होती, वो वर्ण कौन से कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, संस्कृत में कहा भी गया है स्वयं राजन्ते इति स्वराः, कि ऐसे वर्ण जो स्वयं राजा लोग होते हैं, राजन्ते, राजा की तरह कार्य करते हैं, वही कौन से वर्ण कहलाते हैं? स्वर वर्ण कहलाते हैं। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? परतंत्र अथवा आश्रित वर्णों को व्यंजन वर्ण कहा जाता है, अर्थात जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या ऐसे वर्ण जिनको स्वरों की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं या उच्चारित होते हैं, वो वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। तो किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से। तो कह सकते हैं कि व्यंजन वर्ण किस पे आश्रित हुए? स्वर पर, और इसलिए व्यंजन वर्णों को आश्रित अथवा परतंत्र वर्ण भी कहा जाता है। और हिंदी भाषा में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। 33 का विभाजन किया था हमने 3 भागों में, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्शों की संख्या है 25, अंतस्थों की संख्या है 4 और ऊष्म की संख्या है 4। कैसे मैं तक 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ य, र, ल और व, य, र, ल और व, और ऊष्म वर्ण भी कितने हैं? 4, स है। अंतस्थों का क्रम यही ध्यान रखना है, ये, रे, ले, व हिंदी भाषा में, जबकि संस्कृत भाषा में ये के बाद व के बाद रे और ले। ठीक है, ऊष्म वर्णों में हिंदी और संस्कृत में यही क्रम है, तालव्य से, मूर्धन्य से, दंते से। वापस देखो ये कौन सा से है? तालव्य से, तालु से उच्चारित होने वाला, मूर्धन्य से, जीभ की छत से उच्चारित होने वाला, दंते से, दांतों से, कहने का मतलब दंते, दंतों के जो मसूड़े, दंतों का जो अंत वाला हिस्सा वहां से, और है भी कंठे वर्ण है। ठीक है, चलो आगे वाला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। अ स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? अ स्वर का उच्चारण स्थान, जैसा कि हमने पढ़ा था, अकु है विसर्जन या नाम कंठ है, कहने का मतलब अ वर्ण, जिसको हम क्या कहेंगे? स्वर वर्ण। तो अ स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। और व्यंजनों में पूछा जाए तो क वर्ग भी कहाँ से उच्चारित होता है? कंठ से। और है, जैसा कि अभी हमने बात की ऊष्म वर्णों में, ये है भी किससे उच्चारित होता है? कंठ से। और विसर्ग अयोगवाह होता है एक वर्ण। अयोगवाहों की संख्या की बात कर लेता हूं मैं। अयोगवाह, अयोगवाह किसे कहते हैं हम? अयोग। अयोग का मतलब है बिना योग के वर्ण फिर भी भाषा का वहन करते हैं, अर्थात ऐसे वर्ण या चिन्ह जिनका प्रयोग स्वर अथवा व्यंजनों में नहीं किया गया फिर भी भाषा को पढ़ने, लिखने, बोलने में जिनका प्रयोग होता है, वो कैसे वर्ण कहलाते हैं? अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। भाषा का वहन करते हैं, अयोगवाह कहलाते हैं। इनकी संख्या हिंदी भाषा में 2 है, एक तो है अनुस्वार और एक है विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों कौन से वर्ण हैं? अयोगवाह है। इनका प्रयोग हमेशा स्वरों के बाद ही संभव है। अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग किसके बाद होता है? स्वर वर्णों के बाद ही संभव है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा
अंकित किसके बाद प्रयोग हुआ इसका, अ के बाद अनुस्वार आया है, ठीक है ना। तो अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग सामान्यतः हिंदी भाषा में नहीं होता, हमारे को तत्सम शब्दों में दिखाई देता है जो संस्कृत भाषा के शब्द हैं। संस्कृत भाषा में विस्तृत रूप से विसर्ग का प्रयोग किया गया है। चलो तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्वर का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, कंठ। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं। कहने का मतलब यहाँ ऐसे स्वर दिए गए हैं जो कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं। कहने का मतलब ऐसे कौन से स्वर है, इन स्वरों में से निम्नलिखित में से कंठ तालव्य स्वर कौन से हैं, कि ऐसा स्वर कौन सा है इसमें जो कंठ और तालु से उच्चारित होता है। कंठ तालव्य का मतलब क्या होगा यहाँ पर, कि ऐसा कौन सा स्वर है जो कंठ और तालु से दोनों से मिला के उच्चारित होता है। तो ए का उच्चारण स्थान आपने पढ़ा भी क्या होता है, कंठ, और ई का उच्चारण स्थान होता है तालु। और जब कंठ और तालु मिलता है तो क्या बनता है, कंठ तालव्य। और जब ए वर्ण ई वर्ण से मिलता है तो कौन सा वर्ण बनता है, गुण संधि में आपने पढ़ा होगा ए वर्ण। तो ए वर्ण कैसा है, कंठ तालव्य है। तो ए वर्ण यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये तो हो गया गलत, ठीक है। आगे चलते हैं। इसी तरह ए की वृद्धि क्या होती है, आई, इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालव्य। कैसे है, क्योंकि ए वर्ण के बाद में या तो होगा ए या होगा आई, तब जाके वृद्धि संधि में कब बनेगा आई। और ये आई भी किससे उच्चारित होता है, कंठ तालु से। तो यहाँ पर चलते हैं, ये रहा आई, ये औ, इसलिए ये किससे होता है, कंठ तालु से नहीं होकर कंठोष्ठ से, ये गलत हो गया। ये ऊ केवल ओष्ठ से, इसलिए ये ऊ भी गलत हो गया। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ए और आई दोनों किससे उच्चारित होते हैं, कंठ तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण है, ठीक है। जैसा कि संस्कृत में पढ़ा होगा आपने, ए दैतो हो कंठ तालु, कि ए और आई इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ तालु, ठीक है। इसी तरह ओ और औ इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठम, ठीक है ना, या कंठोष्ठ कह सकते हैं। इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओ और औ का कंठोष्ठ, ठीक है। चलो आगे वाला प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस वर्ण के उच्चारण में जिह्वा दांतों का स्पर्श करती है। यहाँ पर वर्ण दिए गए नीचे क, च, त, प। कहने का मतलब ऑप्शन ए क, बी में च, सी में त और डी में प। तो इन वर्णों में से कोई एक वर्ण ऐसा है जो जीभ जब दांतों के स्पर्श करती है तब उसका उच्चारण होता है। तो ऐसा कौन सा वर्ण है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि दंते वर्ण कौन सा है, दांतों का स्पर्श करती है। कहने का मतलब ऐसा कौन सा वर्ण है जो दंते वर्ण है, दांतों के स्पर्श से उच्चारित होता है। तो क वर्ग हमने पढ़ा कहाँ से उच्चारित होता है, कंठ से। ये यहाँ पे पढ़ा था हमने, अ के साथ में बताया अभी मैंने आपको। तो अ किससे उच्चारित होता है, कंठ से। तो ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ किसकी बात की जा रही है, दंत। दांतों का मतलब है यहाँ पर दंते वर्णों से। कौन से वर्णों से, दंते वर्णों से। तो अ का तो कंठ है, ये गलत हो गया। च का अभी हमने पढ़ा था, ईचू यसा नाम तालु, यहाँ पर पढ़ा था देखो, तालव्य व्यंजन पूछा था। तो ईचू च वर्ग में आया था तालव्य, यहाँ पर च वर्ग तालव्य है। तो ये भी क्या पूछ रहा है, दंते। तो ये भी हो गया गलत, ठीक है। आगे चलते हैं तय वर्ग। तय वर्ग को भी छोड़ते हैं। क्या आया, प। और प का उच्चारण स्थान क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, उपु पद मान्या नाम ओष्टौ। कहने का मतलब उवर्ण, ये रहा उवर्ण। प वर्ग जो स्पर्श वर्णों में आता है, प, फ, ब, ब, म। और उपद मान्य होता है संस्कृत में अर्ध विसर्ग से पहले प और फ आ जाए तो इसका नाम होता है उपद मान्य। तो उवर्ण, प वर्ग और ये उपद मान्य, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ। तो यहाँ पर ओष्ठ की भी बात नहीं की जा रही, यहाँ तो दंते वर्णों की बात की जा रही है। तो ये भी गलत हो गया। बचा कौन सा, तय। और ली तुलसा नाम दंता, ली वर्ण होता है संस्कृत में, हिंदी में उसका प्रचलन नहीं है।
तय वर्ग, और तय वर्ग संस्कृत भाषा में भी चलता है और हिंदी में भी। तो यहाँ पे तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो गया? दंते, अर्थात दांतों का स्पर्श कौन से वर्ण से हो जाएगा? तय वर्ग से। और ऑप्शन 6 का आंसर हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है, लेकिन किस आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? अभी पढ़ा हमने 25। उनका उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा? स्पर्श में 25 में कौन से वर्ण आए थे? क से म तक। तो क से म तक प फ ब ब म, कहने का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क कंठ से, च तालु से, ट मूर्धा से, त दंत से और प ओष्ठ से। तो कितने भाग हो गए? क कंठ 1 च, तालु 2 ट, मूर्धा से, त दंत से और प ओष्ठ से। 5 भाग हो गए। आंसर हो हमारा डी। 7वें क्वेश्चन में ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा डी। साकी शब्द का तत्सम रूप है। 8वां क्वेश्चन है साकी शब्द का तत्सम, और तत्सम कहते हैं संस्कृत भाषा के शब्द। कहने का मतलब जो शब्द संस्कृत भाषा में प्रचलन में है हूबहू हिंदी भाषा में प्रयोग में लिए जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। तत् का मतलब उसके और सम का मतलब समान। तो किसके समान? संस्कृत भाषा के समान। जहाँ संस्कृत भाषा में जैसा प्रयोग होता है उसी के अनुरूप हिंदी में भाषा में प्रयोग हो रहा है हूबहू शब्द का, वो तत्सम है। तो साकी शब्द का तत्सम रूप है शाखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी है? कहने का मतलब ये जो नुक्ता वाली ध्वनियाँ है इस चिन्ह को क्या कहते हैं हम? नुक्ता। क्या कहते हैं इस चिन्ह को? नुक्ता। ख नुक्ता। तो ये कौन सी भाषा की है? संस्कृत की, अंग्रेजी की, अरबी फारसी की, दक्षिण भाषाओं की। तो नुक्ता अरबी फारसी भाषाओं में होता है, फारसी में भी, फारसी में नुक्ता। ठीक है ना, यहाँ पर भी नुक्ता आएगा। तो कौन सी भाषा का हो गया? अरबी फारसी भाषा में आती है ये नुक्ता वाली ध्वनियाँ। क्वेश्चन नंबर 10 है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता है? और नहीं वाले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लेना। नहीं वाले पे गोलाई बना लेना, क्योंकि कभी कभी हमारे को नहीं दिखाई नहीं देता तो नहीं होता। यहाँ पे पूछ रहा है विसर्ग का प्रयोग किन शब्दों में नहीं होता? तद्भव शब्दों में नहीं होता, संकर में नहीं होता, तत्सम में नहीं होता, ये सभी तो नहीं आएंगे। तत्सम कहने का मतलब तत्सम कौन सी भाषा की हो? ये संस्कृत, और संस्कृत भाषा में तो विसर्ग का प्रयोग होता है, तो सभी गलत हो गया। तत्सम में विसर्ग का प्रयोग होता है, ये पूछ रहा नहीं, ये भी गलत हो गया। बचे कितने ऑप्शन? 2, तद्भव और संकर। तो संकर शब्द में हो भी सकता है, क्योंकि तत्सम संकर शब्द किसे कहते हैं? जो एक से ज़्यादा भाषाओं के शब्द है लेकिन उन शब्दों से मिलाकर कोई नया शब्द बना लिया गया है, वो संकर शब्द कहलाता है। कहने का मतलब दो या दो से अधिक भाषाओं के शब्दों को मिलाकर कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसे संकर शब्द कहा जाता है। तो इसमें हो सकता है, संभावना है कोई संस्कृत का भाषा का शब्द हो, तत्सम शब्द हो और कोई हिंदी भाषा का शब्द हो, तो वहाँ हो सकता है। लेकिन तद्भव शब्दों में विसर्ग का प्रयोग नहीं होता। तो हमारा आंसर हो गया ए, तद्भव शब्द। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 11 अपभ्रंश के 8 स्वरों के पश्चात कौन से? अपभ्रंश। अपभ्रंश किसका रूप था? जो प्राकृत भाषा थी, प्राकृत सबसे पहले थी प्राचीन काल में संस्कृत, संस्कृत के बाद में आई पाली, पाली के बाद में आई प्राकृत और प्राकृत के बाद में आई अपभ्रंश। और अपभ्रंश का बिगड़ा हुआ जो 8 भाषाएं, उन 8 भाषाओं में भी एक हिंदी। तो अपभ्रंश भाषा के जो 8 स्वर है उनके पश्चात हिंदी में किन 2 नए स्वरों का विकास हुआ है?
कि अपभ्रंश भाषा के तो बहुत सारी भाषाएं हैं, उनमें जो हिंदी भी है, उन हिंदी में जो 8 स्वर अपभ्रंश भाषा के हैं, उन 8 के पश्चात कौन से 2 नए स्वर हिंदी के हैं? तो आई और अव, ये दोनों स्वर कौन सी भाषा के हैं? हिंदी के। ठीक है, तो 11वें प्रश्न में आंसर हो गया हमारा आई और अव, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? तालव्य का मतलब तालु से। तालु किसे कहेंगे हम? कंठ के बाद में दूसरा उच्चारण स्थान कौन सा आता है हमारा? तालु। जो च वर्ग और ई वर्ण कहाँ से उच्चारित होता है? तालु से। ठीक है, तो तय वर्ग हमने पीछे देखा, तय वर्ग कहाँ से उच्चारित होता है? दंत से। बोल के भी देखेंगे, तय तय द द न, हमारी जीभ कहाँ टच करेगी? दांतों के पीछे, ऊपर के दांतों के जड़ों में, तो वो उच्चारण स्थान हो जाएगा तय वर्ग का। प का पता चल रहा है, देखो बालक भी सबसे पहले पापा मामा ही बोलता है। क्यों? क्योंकि बालक को ओष्ठ उच्चारण स्थान दिखाई देता है। 5 उच्चारण स्थानों में से केवल एक उच्चारण स्थान ऐसा है जो दिखाई देता है स्पष्ट रूप से। वैसे उच्चारण स्थानों की संख्या कितनी है? 7। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल। उन 7 उच्चारण स्थानों में से प एकमात्र जो ओष्ठ उच्चारण स्थान है वही दिखाई देता है, और ओष्ठ उच्चारण स्थान किसका है? प वर्ग का। तो ये भी नहीं हुआ, ये पूछ रहा है तालव्य। च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य, जैसा कि हमने पीछे देखा। और च कहाँ से उच्चारित होता है? तालु से। कंठ के बाद में तालु वाला उच्चारण स्थान आता है, वो वहाँ पे कौन से? च वर्ग। तो च वर्ग का कौन सा वर्ण है? ये तीसरा। तो यहाँ पे आंसर हुआ 12वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, जय वर्ण। और वह तो किससे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उच्चारण स्थान की दृष्टि से, वह एकमात्र ऐसा वर्ण है जो दंत और ओष्ठ से, वह दंत और ओष्ठ से उच्चारित होता है। तो वह का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ। ठीक है,